Hello class. So let's start our today's IT class and we will be continuing the same chapter. As in previous video we studied about types of fires and which was class A, class B, C, D and K. Types of fire extinguisher: water or foam based, carbon dioxide based, dry chemical fire extinguishers and wet chemical fire extinguishers. Now we will start with introduction to first aid on page number 286. So what is first aid? When you provide basic medical care to someone experiencing a sudden injury or illness, it is known as first aid. तो फर्स्ट एड क्या होता है? अगर किसी को अचानक से कोई चोट लग जाती है या कुछ बीमारी हो जाती है तो आप बेसिक जो उसमें मेडिकल हेल्प आप दे रहे होते हैं उस पर्सन को, दैट इज़ first aid. In some cases, first aid consists of the initial support provided to someone in the middle of a medical emergency. This support might help them survive until professional help arrive. ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था कि आप जब किसी के साथ कुछ ऐसा होता है, चोट लग जाती है या बीमार हो जाता है, तो आप जो इनिशियल बेसिक हेल्प देते हो दैट इज़ फर्स्ट एड. बट इन सम केसेस में कि आप मेडिकल इमरजेंसी के मिडल में भी आप किसी को कुछ मेडिकल हेल्प या सपोर्ट दे रहे होते हैं जब तक कि कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं पहुंच जाती, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट एड. In other cases, first aid consists of the care provided to someone with a minor injury. For example, first aid is often all that's needed to treat minor burns, cuts and insect stings. So in some cases, first aid उसे भी कहते हैं कि जब किसी को थोड़ी मोड़ी कुछ चोट लग जाती है, लाइक कोई कट हो जाता है, बर्न हो जाता है, वुंड हो जाता है या कोई कीड़ा काट लेता है, उस सिचुएशन में आप किसी को जो मेडिकल हेल्प या असिस्टेंट दे रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फर्स्ट एड. सो फर्स्ट एड इज़ बेसिकली initially a basic medical help provided to that injured or ill person. First aid bandage. In many cases, you can use an adhesive bandage to cover minor cuts, scrapes, or burns. To cover and protect larger wounds, you might need to apply a clean gauze pad or roller bandage. So, first aid bandage. This can be used in many cases to cover द माइनर कट्स. अगर माइनर कट्स, स्क्रैप्स या बर्न है तो उस सिचुएशन में आप एडहेसिव बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं. दे आर ईजली अवेलेबल इन द मार्केट. एंड टू कवर द लार्जर वुंड्स मीन्स अगर वो कट या घाव बड़ा है उसको कवर करने के लिए यू विल नीड टू अप्लाई द गॉज पैड और द रोलर बैंडेज. इट मीन्स पट्टी. आपको पट्टी बांधनी पड़ेगी उस चोट को कवर करने के लिए टू स्टॉप द ब्लीडिंग. To apply a roller bandage with a wound, follow these steps. Now we will learn how to apply a roller bandage on a wound. First of all, hold the injured area steady. आप उसको ध्यान से पकड़े जहाँ पर पट्टी अप्लाई करनी है, जहाँ पर चोट लगी है. Gently but firmly wrap the bandage around the injured limb or body part, covering the wound. आराम से हल्के से आप उस जो wounded एरिया है उसके अराउंड गॉज पैड को रैप कर दीजिए. फास्टन द बैंडेज विद स्टिकी टेप और सेफ्टी पिन. अब उसको रोकने के लिए पट्टी को उसको स्टिकी टेप या सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दीजिए ताकि वो पैड खुले ना. द बैंडेज शुड बी रैप्ड फर्मली इनफ टू स्टे पुट बट नॉट सो टाइटली दैट इट कट्स ऑफ ब्लड फ्लो. पट्टी को आप इतना भी तेज नहीं बांधेंगे कि ब्लड फ्लो कट हो जाए, मीन्स खून कम आने लगे या खून फ्लो होना वहाँ पे रुक जाए. तो आपको बहुत टाइट नहीं बांधना है, उसको फर्मली बांधना है. एंड एक बार जब आप उसको बांध लेंगे तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपने टाइट तो नहीं बांधा है. सो टू चेक द सर्कुलेशन इन अ बैंडेज लिम्ब, pinch one of the person's finger nails or toe nails until the color drains from the nail. अब यहाँ पे फिंगर नेल और टो नेल की बात हुई है. अगर वो चोट पैरों में है तो यू विल यूज़ टो नेल्स. अगर पैर उसके हाथों में है तो यू विल यूज़ फिंगर नेल्स. आपको क्या करना है कि आपको उस पर्सन की जिसको पट्टी बंधी है उसकी किसी भी नेल को थोड़ी देर के लिए दबाना है जब तक कि वो उसका कलर फेड ना होने लगे. जब हम नेल्स दबाते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा येलोइश में टर्न होने लगता है, ब्लड वापस जाने लगता है ना. थोड़ी देर दबाना है, कुछ सेकंड, फिर उसे छोड़ देना है. और आपको वॉच करना है कि वो वापस से रेड कितनी देर में हो रहा है. सो इफ़ कलर डजेंट रिटर्न विद इन 2 seconds ऑफ लेटिंग गो, द बैंडेज इज़ टू टाइट एंड नीड्स टू बी एडजस्टेड. तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो वापस से रेड होने में अगर 2 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कि जो पट्टी आपने बांधी है वो टाइट है और उसको आपको फिर से सही करना चाहिए.
Next is first aid for burn. Means if somebody is having any kind of burn, how you will provide first aid help to that person. Seek professional medical care for any burns that cover a large area of skin, are located on the person's face, groin, buttocks, hands or feet, और हैव बीन कॉज्ड बाई कॉन्टैक्ट विद केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी. सो बर्न भी कई टाइप के होते हैं. अगर ये 3 सिचुएशन है तो आपको तुरंत के तुरंत प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है. माइनर बर्न के लिए तो आप सेल्फ उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट अगर ये 3 टाइप की बर्न है, पहला कि अगर वो बर्न लार्ज एरिया ऑफ स्किन में है तो, एंड सेकेंड इज कि अगर वो किसी पर्सन के फेस या ग्रोइन या बटॉक्स या हैंड या फीट को इंक्लूड कर रहा है या कवर कर रहा है. ग्रोइन का मतलब होता है दिस इज़ द बॉडी पार्ट दैट इज एट द एंड ऑफ एब्डोमेन एंड it is between the end of abdomen and the starting of legs. ठीक है. So that area of your body is known as groin. So अगर वो इनमें से किसी एरिया पर है तो भी आपको तुरंत इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी. एंड अगर वो बर्न किसी केमिकल या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है, ठीक है, तो ये बर्न्स माइनर नहीं मानी जाती हैं. आपको इसके लिए इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी. To treat a minor burn, run cool water over the affected area for up to 15 minutes. अगर वो माइनर बर्न है, मीन्स खाना बनाते वक्त हो गया या किसी गर्म चीज़ को गलती से हाथ लगाते हुए हो गया, तो आपको क्या करना है, कम से कम 15 मिनट तक उस पर ठंडा पानी डालना है. इफ़ दैट्स नॉट पॉसिबल, अप्लाई अ कूल कंप्रेस टू द एरिया इंस्टेड. अगर ये नहीं हो सकता है तो कुछ ठंडी चीज़ उस जले हुए एरिया पे लगाइए. अवॉइड अप्लाइंग आइस टू बर्न टिश्यू. ठंडी चीज़ का दिमाग में आते ही हम बर्फ़ समझ लेते हैं, बट आपको उन बर्न टिश्यूज़ पे आइस नहीं लगाना है. इट कैन कॉज मोर डैमेज. ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स कैन हेल्प रिलीव पेन. सो ठंडी चीज़ का मतलब यहाँ पर आइस से बिल्कुल नहीं है. अगर आप आइस लगाएंगे तो वो और ज़्यादा उन टिश्यूज़ को डैमेज हो सकता है, क्योंकि एक तो वो ओवर हीट हो चुकी है, दूसरा आप उस पर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ लगा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, कूल है, तो वो टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं. सो आप क्या करेंगे, कोई भी ठंडी चीज़ उस पर लगाएंगे और पेन किलर्स आप लेंगे जिससे आपको पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा. फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक्स. हीट स्ट्रोक्स का मतलब होता है लू लगना. गर्मियों में स्पेशली जब ये मई जून के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बॉडी बहुत हीट हो जाती है. सो उस टाइम पे चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक लगने के. When your body overheats, it can cause heat exhaustion. If left untreated, heat exhaustion can lead to a heat stroke. This is a potentially life-threatening condition and medical emergency. So, heat stroke is a situation where your body is overheated, and due to this, you can feel heat exhaustion. अगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आपको heat stroke भी लग सकते हैं. दिस इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड मेडिकल इमरजेंसी. अगर ऐसा होता है सो इट्स अ सिचुएशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एंड इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. सो इफ़ समवन इज़ ओवर हीटेड, encourage them to rest in a cool location. Remove excess layers of clothing and try to cool their body down by doing the following. अगर किसी के साथ ऐसे हुआ है, बॉडी ओवर हीट हो गई, तो आपको क्या करना है, उनको किसी ठंडी जगह पर बिठाना है. एंड अगर ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं तो एक्सेस लेयर को रिमूव करना है ताकि बॉडी ठंडी हो. और ये कुछ पॉइंट्स आपको करने हैं. कवर देम विद अ कूल डैम शीट. मीन्स पानी से भीगा हुआ, पानी में भिगा के कपड़े को निचोड़ लीजिए. ऐसे कपड़े को कूल डैम शीट यहाँ पे बोला गया, उससे आप उन्हें कवर कर लीजिए. और अप्लाई अ कूल वेट टॉवल टू द बैक ऑफ देयर नेक. बैक ऑफ नेक मीन्स बिलो द हेड, बैक साइड, उस एरिया पर कूल वेट टॉवल अप्लाई करिए. स्पॉन्ज देम विथ कूल वाटर. मीन्स ठंडे पानी में कपड़ा भिगो के उनकी बॉडी को पोंछिए. ठीक है. एंड अगर फिर भी थोड़ा सिचुएशन सीरियस हो रही है, कॉल 102 फॉर एन एम्बुलेंस. दिस इज़ द एम्बुलेंस नंबर. कॉल ऑन दिस नंबर. कब, इफ़ दे डेवलप साइंस और सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक. अगर आपको उनके अंदर हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है, इंक्लूडिंग नोजिया और वॉमिटिंग. मीन्स वॉमिटिंग, उल्टी होना या मिचली आना. ओके. अगर ऐसी सिचुएशन है, या मेंटल कन्फ्यूज़न, फेंटिंग, सीजर्स, अ फीवर ऑफ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और
ग्रेटर मीन्स अगर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का फीवर है, अगर वो बेहोश हो रहा है, घबराहट हो रही है, ठीक है, सीजर्स का मतलब होता है abnormal बिहेवियर और द पर्सन इज गेटिंग अनकॉन्शियस, ऐसी सिचुएशन हो रही है, सो यू हैव टू टेक मेडिकल हेल्प for that emergency. If they are not vomiting or unconscious, encourage them to sip cool water or a sport drink. Means अगर ऐसी सीरियस सिचुएशन नहीं है, वॉमिटिंग नहीं हो रही है, वो बेहोश नहीं हो रहे, सो व्हाट यू हैव टू डू, उनको आप ठंडा पानी पिलाएंगे एंड स्पोर्ट ड्रिंक, कुछ भी इसमें से, ताकि बॉडी को पानी मिले और जो ओवर हीट हुई है बॉडी वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए. सो आफ्टर दिस केस स्टडी ऑफ फायर इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, दिस इज़ अ केस स्टडी, ये एक एक्चुअल सिचुएशन है, ये कहीं हुआ होगा जो आपकी बुक में भी प्रिंट हुआ है कि मीन्स वो इंसिडेंट क्या था, किस वजह से वो इंसिडेंट हुआ था, आग लगी थी कहीं पे, किस वजह से हुआ था, और ऐसी सिचुएशन से कैसे हमें प्रिवेंट होना चाहिए. ठीक है, ये सब हम इस केस स्टडी में पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड. This case study revolves around a recent fire in a residential building, its probable cause, and the role of agencies to prevent them. तो ये केस स्टडी किसके रिगार्डिंग है? एक रिसेंट फायर एक्सीडेंट हुआ था एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में. सो टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम दिस सिचुएशन, इट्स द रोल ऑफ एजेंसीज एंड इट्स ऑल्सो सम ऑफ द ड्यूटी ऑफ द पीपल लिविंग देयर कि ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो. तो हम ये केस स्टडी क्यों पढ़ते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से हम सीख लें कि जो मिस्टेक वहाँ पर हुई थी वो आगे रिपीट ना हो, या उस इंसिडेंट्स में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना मेजर डिज़ास्टर हो गया. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द इंसिडेंट, मीन्स कि हुआ क्या था. A fire broke out in a penthouse of a building in Thane area. The cause of the fire is unknown, but certain telltale marks led to probable cause of loose contact in the plug circuit, which has gone unnoticed for a longer period. So एक पेंट हाउस बिल्डिंग थी थाने एरिया में जिसमें आग लग गई, और उसमें जो एग्जैक्ट रीज़न है वो तो नहीं पता, कहीं सुनी बातें हैं कि वो लूज प्लग सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसको बहुत लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया और ओवर हीटिंग की वजह से उसने आग पकड़ लिया. दिस फायर हैज़ लेफ्ट बिहाइंड 2 dead person who were trapped in the apartment and destroyed completely the 2-floor apartment. इस आग में 2 लोगों की डेथ हो गई थी जो उस अपार्टमेंट में फंस गए थे, और वो अपार्टमेंट 2 फ्लोर का था और उस फायर ने उस पूरे अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया. सर्टेन पिक्चर्स फ्रॉम द वेब आर अटैच्ड टू शो द एक्सटेंट ऑफ डैमेज. यू कैन सी द पिक्चर, दीज आर द रियल पिक्चर्स ऑफ दैट इंसिडेंट. इंटरनेट से लेकर यहाँ पर लगाई गई हैं कि आप देख सकें. Disaster management personnel said that monstrous blaze could not be controlled as the entire furniture, flooring and the staircase connecting the duplex apartment was wooden. So जब आग लगी तो आग बुझाने वाले लोग वहाँ पर आए थे, तो वो भी इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए. उन्होंने बोला कि जो मॉनेस्ट्रियस ब्लेज थी, मॉनेस्ट्रियस ब्लेज का मतलब हॉरिफाइंग फ्लेम, मॉनेस्ट्रियस मतलब हॉरिफिक और ड्रेडफुल, एंड ब्लेज जो आग की लपटें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, भयानक हो जाती हैं, दोज लार्ज फ्लेम्स आर टर्म्ड हियर एज ब्लेज. सो वो जो मॉनेस्ट्रियस ब्लेज थी उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका, क्योंकि उस बिल्डिंग में पूरा फर्नीचर, इवन द फ्लोरिंग ऑफ दैट बिल्डिंग, स्टेयरकेस, वो सब क्या थी, लकड़ियों की थी. और लकड़ियों पे तो आग और जल्दी लग जाता है, और एक बार लग जाता है तो वो बढ़ता जाता है क्योंकि वो ड्राई वुड्स थे ना. So the house fire spread quickly in the blink of an eye, and the entire apartment was up in flames. तो वो जब आग लगी तो वो आग जल्दी से बढ़ गई, तो पलक झपकते ही वो पूरा का पूरा अपार्टमेंट, पूरी की पूरी बिल्डिंग आग से घिर गया. There was no way to douse these flames at that point of time as the entire apartment was decorated up with wooden furniture. So उस टाइम पे उस आग पर काबू नहीं पाया गया. डाउस का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर पाए लोग. क्यों? क्योंकि वुडन फर्नीचर, फ्लोरिंग, इन सब के साथ साथ उस घर में जो कुछ भी डेकोरेटिव पीसेस थे ना, वो सब भी लकड़ी के थे, वुडन बेस्ड थे. द स्टेयरकेस
The house flooring was wood based. The staircase that led to the duplex apartment was made of wood, and so were all the wardrobes and other furniture. So जो स्टेयर केस था डुप्लेक्स अपार्टमेंट का वो भी लकड़ी का था, फ्लोरिंग भी लकड़ी की थी, सब सारे वार्डरोब्स फर्नीचर सब कुछ लकड़ी के थे। तो जब एक बार आग फैली तो उसने उन सभी सामानों को, सभी फर्नीचर्स को अपने कब्जे में ले लिया। Fire brigades pressed into services for 4 fire tenders and a Bronto skylift. The firefighting operation were delayed as the skylift could not be positioned properly due to the trees in the compound. जब आग लगी तो जो फायर ब्रिगेडर्स आए थे, 4 फायर ब्रिगेडर्स मतलब जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ होती हैं दमकल, वो 4 गाड़ियाँ आई हुई थी। एंड ऑल्सो अ ब्रोंटो स्काई लिफ्ट यूज़ किया गया था। यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर कि वो सीढ़ी से ऊपर आग बुझाने के लिए गए हैं। ब्रोंटो स्काई लिफ्ट इज़ बेसिकली अ ट्रक विच इज़ हैविंग एन एरियल प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसका भी यूज़ किया गया था। बट जो स्काई लिफ्ट था उसको प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाए, जो उससे जो ऑपरेशन होना था वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस जो एरिया था उस पेंट हाउस का, उसमें बैकयार्ड में ट्रीज़ थे, और ट्रीज़ की वजह से ये जो एरियल प्लेटफॉर्म था ये एग्जैक्ट लोकेशन पर प्लेस नहीं कर पा रहे थे लोग, और आग भी बहुत ज़्यादा थी। सो इस तरीके से वो पूरा का पूरा अपार्टमेंट जल गया और उस पर लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। सो ये केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट वाज द प्रोबेबल काज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। मीन्स कि ये इलेक्ट्रिक फायर लगता कब है या वहाँ पर लगी कैसे होगी। At that time, no equipment may be on except the air conditioner as the point of fire is reported in plug circuit. जहाँ से आग लगी वो जब उस पर जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि प्लग सर्किट से ये आग लगी थी। तो उस टाइम पे एयर कंडीशनर के प्लग से आग लगी थी क्योंकि वही ऑन था। आर प्लग सॉकेट्स डेंजरस इन इंडिया? सो इट इज़ अ क्वेश्चन कि क्या इंडिया में जो प्लग सॉकेट्स हैं वो डेंजरस हैं? द आंसर इज़ येस. As the prefabricated plug which comes with the equipment do not have a tight contact within the socket, resulting in loose contact. Loose contact result in localized heating and if not noticed in time ends up in fire. वो डेंजरस इसलिए है क्योंकि जो अब इक्विपमेंट्स के साथ प्लग लगा हुआ आता है, पहले के टाइम में प्लग नहीं लगा हुआ आता था। वो इक्विपमेंट लेने के बाद आपको प्लग अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग बाहर से लेना पड़ता था। सो अब जो इक्विपमेंट के साथ प्लग लगा हुआ आता है वो सॉकेट से टाइट कांटेक्ट नहीं क्रिएट कर पाता है। तो लूज़ होने की वजह से क्या होता है कि सॉकेट में प्लग के आसपास हीटिंग हो जाती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो सॉकेट मेल्ट होने लगता है और जिसकी वजह से आग लग जाती है। Earlier days, electric equipments, be it iron, heater or toaster, were not supplied with plug. Consumers would purchase plug of the brand whose socket is used in the house. Hence, chance of loose contact in the plug socket was rare. Now it is common. No prefabricated plug fits tight in the socket due to the absence of standardization of the plugs. सो पहले के टाइम में अभी मैंने बताया कि क्या होता था कि कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो, चाहे आयरन, हीटर, टोस्टर कुछ भी हो, उनके साथ प्लग नहीं आता था। जो कंज्यूमर्स थे वो उस ब्रांड का प्लग बाहर से ख़रीदते थे जो उनके घर में सॉकेट यूज़ हुआ है। सो उस सिचुएशन पे जो प्लग और सॉकेट का लूज़ होने के चांसेस थे वो बहुत कम थे, बट अब ये बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि अब प्री फैब्रिकेटेड प्लग्स आते हैं उस इक्विपमेंट के साथ जो मोस्टली या ऑफनली हमारे सॉकेट में फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है। सो हाउ सच फायर्स कैन बी प्रिवेंटेड? ऐसी सिचुएशन से कैसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं? ऑल शुड पीरियोडिकली इंस्पेक्ट द प्लग सॉकेट ऑफ इक्विपमेंट when loaded. A touch will reveal whether the plug is warm or normal. If found to be warm or hot, there will be telltale marks of loose contact by blackening of pin. In this case, both the plug and socket needs to be replaced. तो हमें क्या करना है कि कैसे चेक करना है कि ये जो प्लग एंड सॉकेट इक्विपमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं। सो टाइम टू टाइम हमें उस प्लग और सॉकेट को चेक करते रहना, टच करके। अगर वो चल रहा है तो उसकी थोड़ी देर बाद जब आप उसको निकालोगे तो आप टच करके देखोगे कि क्या वो गर्म तो नहीं है। अगर गर्म है तो यू विल चेक कि उस सॉकेट के एरिया में कुछ ब्लैक मार्क्स तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपको जल्दी से वो प्लग या सॉकेट दोनों को रिप्लेस करके दूसरा लगवाना होगा, ठीक है। क्योंकि
लॉन्ग टाइम के बाद एक टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा और जिससे इलेक्ट्रिक फायर के चांसेस अराइज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन बोर्ड शुड नॉट बी यूज फॉर हाई करंट इक्विपमेंट लाइक वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर, कुकिंग हीटर, एयर कंडीशनर एट्सेट्रा. एंड दूसरी सिचुएशन है कि हमें हाई करंट इक्विपमेंट्स जैसे कि वाटर हीटर, फ्रीज, कुकिंग हीटर, एसी, इन सब के लिए हमें एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए. Third is, this penthouse was full of fashionable interiors with lavish use of woods, varnish, etc. So the fire was of massive scale. Avoid massive use of wood, veneer, polish, oil, paint. These are only ornamental. ये जो हमने केस स्टडी पढ़ी इसमें जो आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई उसका एक रीज़न था क्योंकि वो पूरा पेंट हाउस, उसमें जितने भी फर्नीचर्स, फ्लोरिंग, वार्डरोब, ये सब कुछ लकड़ी के थे. जो भी सजावट का सामान था सब लकड़ी का था. ठीक है, इस वजह से ये ऐसी सिचुएशन वहाँ पर अराइज हुई. तो आपको क्या करना है कि अपने घर में इतना वुड का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये जल्दी से आग पकड़ सकती है ना. तो कुछ भी हो मतलब यूज़ करिए पर इतना ज़्यादा यूज़ मत करिए कि हर जगह वुड ही वुड हो, क्योंकि ये सब केवल सजावट के लिए होते हैं कि आपको सिक्योरिटी नहीं देते हैं. अगर वही हाउस ईंट, कंक्रीट, इन सब चीज़ों से बना होता तो क्या इतना ज़्यादा फायर बढ़ पाती? नहीं. ठीक है. All interior wiring needs change every 15 to 20 years depending on the additional equipment load one adds to his comforts. So एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन है दैट इज़ 15 to 20 ईयर्स. इस पे आपको अपनी इंटीरियर वायरिंग जो है उसको चेंज करा देना है. इट डिपेंड्स कि जो आप कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके घर में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. मीन्स जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे, जितने हाई वोल्टेज के, हाई पावर के, उतना ही ज़्यादा लोड वायर्स पे जा रहा होगा. ठीक है, तो इस सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि इफ़ रिक्वायर्ड तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उन वायरिंग्स को रिप्लेस करा देना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हाउ यूटिलिटीज़ कैन कंट्रीब्यूट विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस. थैंक यू.